स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अपने नाटक चंद्रगुप्त में जब जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों को लिख रहे थे प्रयाण गीत नाम से, तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ चंद्रगुप्त या उनकी सेना की बात नहीं करना चाह रहे थे, वो भारत के युवाओं को भी एक संदेश देना चाह रहे थे। युवा मतलब आप सभी जो देश के कर्णधार बनना चाहते हैं। देखिए, भारत के टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक माना जाता है जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है। और इस चीज को और टफ क्या बनाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी जो सोच होती है वो थोड़ा इसे टफ बनाती है। सोच की बात मैं क्यों कर रहा हूं, कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, फिर भी आप इधर उधर दौड़ लगाते हैं। बहुत कीमती समय जो आपका होता है वो सिर्फ वेस्ट हो जाता है इस बात को तय करने में, सोचने में कि सर कैसे ऑप्शनल को चुने, वैकल्पिक विषय को चुने, किताबें क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो, इन सब पे ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि समय लगाना खराब है, बात यह है कि समय लगाने के बाद भी कई बार आप ऐसे ऑप्शनल के साथ लैंड करते हैं जो ऐसे सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है लेकिन उसमें नंबर नहीं मिलते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली बात तो कि ऑप्शनल चुने कैसे, 3 बेसिक पैरामीटर्स देख लिया जाए कि वो पैरामीटर्स क्या है। उसके बाद हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेके। उस स्ट्रेटजी पे बात करूंगा और बात करेंगे कि किस प्रकार से आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मुख्य परीक्षा के अंक को सबसे ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं वीडियोस करता हूं तो अमूमन मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से 850 नंबर का टारगेट आपको लेना चाहिए, और ये 850 नंबर ही आपको IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लेके जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्ट्रेटजी से लेके सिलेबस डिकोडिंग से लेके हर विषय पे विस्तार से आज बात करेंगे, है ना। तो मेरा नाम विकास सिंह है, मैं स्टडी IQ में पिछले 4 वर्ष से हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं। ओवरऑल 8 से ज्यादा वर्ष से मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया है, 3 UPSC के इंटरव्यू लिखे हैं और स्टेट PCS के कई सारे इंटरव्यू मैंने दिए हुए हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये टेलीग्राम है, बेसिकली मेरा PDF भी यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जुड़े तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो टेलीग्राम स्कैन करके जुड़ जाइए या सर्च कीजिए टारगेट UPSC बाय विकास सिंह सर, आप वहां पे ज्वाइन का बटन दबा के आप उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। वहीं पे मैं सारे PDF अपलोड कर दूंगा। आज बेसिकली हम बात किसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप हिंदी साहित्य के द्वारा नंबर्स को। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष आपके सामने है तो फिर प्रमाण की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके सामने कुछ प्रत्यक्ष उदाहरणों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात किस पे करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं बताता चलो कि स्टडी IQ में हिंदी साहित्य के बैचेस बैक टू बैक में लेके आता हूं। जो नया बैच है वो 18 अगस्त शुरू होगा हिंदी साहित्य का, तो उसकी डिटेलिंग आपको स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे भी लिंक ज्वाइन करा दूं ताकि वहां से क्लिक करके आप सीधे हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। हर महीने नए बैच आते हैं, इन बैचेस से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी। चलिए आ जाते हैं। चलिए, वैकल्पिक विषय चुने कैसे, एक बड़ा प्रश्न रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं 3 थंब रूल बता रहा हूं कि किस हिसाब से आप वैकल्पिक विषय को चुनेंगे। पहला, क्या वो स्कोरिंग है। देखिए, ऑन एन एवरेज वैकल्पिक विषयों में जितने नंबर मिलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जितने नंबर मिलते हैं, हिंदी साहित्य बाकी सभी ऑप्शनल से बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स के आसपास है जहां पे ठीक ठाक नंबर मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 250-260 नंबर मिल जाते हैं अगर थोड़े भी सिंसियर हैं आप, और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप आराम से 300 को क्रॉस कर सकते हैं। और 300 को क्रॉस करने का मतलब है कि IAS के रूप में आप अपने लिस्ट में आपको खुद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, लगातार 300 अंक आ रहे हैं। आप प्रदीप द्विवेदी जी का एग्जांपल देख सकते हैं, 344 नंबर उन्हें मिले। रैंक 13 निशान जैन जो 2013 में आए थे, हम सब के आइडियल थे, उनके 300 से ज्यादा नंबर आए थे। फिर अगला क्या है, क्या उसमें आपकी रुचि या ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स की रुचि हो सकती है। आप सोचिए कि आपसे कोई कहे कि आपको वैकल्पिक विषय, सिविल सेवा के वैकल्पिक विषय की प्रिपरेशन करनी है और आपके सामने मूवी चलेगी, आपके सामने कहानियां चलेंगी, आपके सामने कविताएं चलेंगी,
आपके सामने साहित्यिक इतिहास चलेगा। कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे बोरिंग लग रहा है? बिल्कुल रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा। तो बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है, आनंददायक है। प्रेमचंद कबीर की रचनाएं हैं, एक से एक नाटक हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं, कहानियां हैं, क्या नहीं है हिंदी साहित्य में। तो उबाऊ भी नहीं है, इंटरेस्टेड। अच्छा, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के लिए क्या पहले से कोई डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, 21 वर्ष से ज्यादा है, ग्रेजुएट हो चुके हैं एग्जामिनेशन के समय तक, या अगर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो भी आप एटलीस्ट हिंदी साहित्य पढ़ तो सकते ही हैं। देने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। और मैं बता दूं कि जो विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री होती है वो ये होती है कि आप मानव समाज को किस प्रकार से समझते हैं, आसपास के लोगों को कैसे समझते हैं। हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जो दरअसल समाज से आपको जोड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं इसके लिए किसी डिग्री की आपको जरूरत नहीं है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला कि तीनों पैमानों पर 100% खरा उतरता है हिंदी साहित्य। उसके अलावा बता देता हूं, एकमात्र वैकल्पिक विषय है जो हिंदी क्वालिफाइंग जो 300 नंबर का होता है, वो निबंध का पेपर, वो और GS4 तीनों को डोमिनेट करता है। एकमात्र वैकल्पिक विषय। आप कह रहे होंगे सर हिंदी क्वालिफाइंग तो पूरा समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, निबंध समझ में आ रहा है, GS4 को कैसे डोमिनेट करता है? मैं भी आगे डिस्कस भी करूंगा। देखिए, हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए हम अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, इलियट, कितने सारे जो सिद्धांत हैं और सिद्धांत को देने वाले जो गुणी जन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आपका ठीक ठाक स्तर पे GS4 भी आपका प्रिपेयर होता जाता है, निबंध पूरा हो जाता है। हिंदी क्वालिफाइंग तो अगर आपने इसको कर लिया तो पूरा ही हो जाएगा। प्लस आपकी आंसर राइटिंग में जो शार्पनेस आएगी, कोई और वैकल्पिक विषय वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्या चीजें हैं कुछ और जो मिथ्स वर्सेस रियलिटी की बात है, भ्रम बनाम यथार्थ पे आ जाते हैं। क्या है? पहला भ्रम है कि केवल हिंदी माध्यम या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ही है। देखिए, मैं विज्ञान क्षेत्र का था, मैंने मास्टर्स फिजिक्स में की थी, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में, और मेरा पूरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ था। लेकिन आई शिफ्टेड टूवर्ड्स हिंदी लिटरेचर। मैंने हिंदी साहित्य की तरफ अपना जो है डायरेक्शन किया। एंड द गुड थिंग इज कि जब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, क्योंकि मैंने जो पहला मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, अच्छे रिजल्ट नहीं आए, एक मुख्य परीक्षा का सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था, जिसमें नंबर आते ही नहीं है हिंदी में खासकर, तो फिर मैं थोड़ा सा टेंशन में था, डायलेमा में था। मेरा प्रीलिम्स हो चुका था, मुझे 2 से 3 महीने के अंदर इस बात पे फोकस करना था कि भाई हमको एक ऑप्शनल क्रैक करना है। आई टुक हिंदी लिटरेचर, मैंने हिंदी साहित्य लिया, और 2.5 से 3 महीने की प्रिपरेशन में मैं 256 नंबर तक पहुंच गया था। मतलब अगर इसके पहले वाले अटेम्प्ट में अगर मेरे 256 आते तो मैं IPS हो गया होता। तो कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैंने अच्छे नंबर लाए, 300 क्रॉस किया, आप भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम, GS और इंजीनियरिंग वाले भी टॉपर बने हैं, जैसे प्रदीप द्विवेदी जी, उनका इंग्लिश माध्यम था, मेरा इंग्लिश माध्यम था। प्रदीप द्विवेदी जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं। हम सब ऐसे बैकग्राउंड से रहे जहां पे हमने 300 नंबर क्रॉस किए। अगला क्या है? बहुत ज्यादा व्याकरण और रट्टा मारना पड़ता है। देखिए, बहुत ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कहता हूं कि व्याकरण बिल्कुल नहीं है। हिंदी पढ़ते पढ़ते आप खुद एक व्याकरण बन जाएंगे, मतलब व्याकरणविद बन जाएंगे, लेकिन व्याकरण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। व्याकरण न के बराबर है, यह समझ, विश्लेषण और जीवन दर्शन का विषय है। समाज को समझेंगे यार, आपको पता चलेगा कि भारत का जो ये समाज है, ये डेवलप कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कैसे प्रोन्नत हुआ, यही समझना है, यही पढ़ना है इसमें, है ना। अगला क्या है कि पाठ्यक्रम बहुत विशाल है। समझ, जितने भी UPSC के ऑप्शनल्स हैं ना, जितने भी है ना, उसमें सिर्फ 2 हैं जिनका सिलेबस बहुत छोटा है, और इन दोनों में भी जो सबसे छोटा कॉन्क्रीट सिलेबस है वो हिंदी लिटरेचर का है। दूसरा फिलॉसफी है जिसका सिलेबस छोटा माना जाता है, लेकिन उसका सिलेबस छोटा है, उदाहरण अब बहुत सारे। ये स्टैटिक है और सिलेबस बहुत छोटा है, और कक्षा में जो मैं पढ़ाता हूं, क्लास में जो पढ़ाता हूं, कम से कम स्टडी IQ में रहते हुए 4 वर्ष और उसके पहले 2 वर्ष, 6 वर्ष में UPSC में उससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आया। छोटा सिलेबस, आसानी से रिवीजन, और क्या चाहिए आपको? उससे बेहतर कुछ चाहिए नहीं। तो क्या है? सबसे सीमित और स्थिर सिलेबस है। 3 से 4 महीने में 100% तैयारी संभव है। देखिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लेता हूं, मैं लगभग 6 से 7 महीने का समय इसलिए लेता हूं, कारण यह है कि मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि एक बार करिए, मजबूत करिए, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ भ्रम बनाम यथार्थ की बात थी जिस पे मैंने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हिंदी साहित्य आज भी स्कोरिंग है? ये तो कुछ वो उदाहरण है जिनको मैंने भी काफी फॉलो किया, लेकिन ये उदाहरण 2013 से लेके 2022-23 तक के हैं, जहां पे आप प्रदीप द्विवेदी जी की बात कर लें, निशान जैन सर की बात कर लें, आप सुनील धलवंता जी की बात कर लें। ये सभी वो लोग हैं जिनका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय था और उन्होंने 300 नंबर आराम से क्रॉस किए। ठीक है, तो विगत 5 वर्षों का अगर आंकड़ा निकाले तो हिंदी माध्यम सर्वाधिक चयन जो है हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य से ही हुआ है। हिंदी माध्यम में अगर 100 लड़के हैं तो मैक्सिमम लड़के हिंदी साहित्य लेते हैं, चूंकि सबसे तार्किक चॉइस भी हिंदी साहित्य ही है, सबसे तार्किक लॉजिकल चॉइस भी हिंदी साहित्य है। उदाहरण आपके सामने है, देख लीजिए। ऑन एन एवरेज आप नंबर अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग ऑलमोस्ट 65 से 60% के आसपास नंबर भी आ रहे हैं और स्टूडेंट भी उनको ही लेते हैं। तो क्यों? देखिए, मैं इसको सीधी सी बात कहता हूं कि भगवान ने मनुष्यों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है वो है हमारी बुद्धि, हमारे बोलने की क्षमता। और इस बुद्धि और बोलने की क्षमता के आधार पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है वो है तार्किकता। तार्किकता आपके सामने है, जब डेटा आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है, तो घबराना क्यों है, डबल माइंडेड क्यों होना है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि बोनस कहां पे है। बोनस तो इसमें जो लिखा है, निबंध का पेपर जो है वो प्रॉपर इससे हो जाता है। सामान्य अध्ययन में भी देखिए, GS1 इतिहास व समाज जब आप सोसाइटी को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य से बेहतर समाज कौन बता देगा आपको। बाकायदा एक टॉपिक है लिटरेचर का जो आर्ट एंड कल्चर में है। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपसे बेहतर उत्तर कोई ब्रह्मांड में नहीं लिख सकता। ठीक है, उसके बाद GS2 में जब हम राजभाषा अनुच्छेद की बात करते हैं, हम सोशल जस्टिस की यानी कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपका पूरा होता है। GS4 में कबीर तुलसी और उनकी नैतिकता से जुड़ी बातें, मैंने सिद्धांतों की बात की थी, वो सब आपका पूरा होता है। और निबंध तो पूरा का पूरा, ठीक है, लगभग अगर आप देखें तो जब मैं हमेशा से बात करता हूं तो अद्भुत उद्धरण और अद्भुत कंक्लूजन सिर्फ आप हिंदी साहित्य से ही लिख सकते हैं। निबंध की शुरुआत, निबंध का अंत हिंदी साहित्य से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और मेन बॉडी के लिए देयर आर सो मेनी स्टोरीज, बी इट कबीर की बात कर लें, तुलसीदास की बात कर लें, हम बात कर लें प्रेमचंद की बात कर लें, कितनी ही कहानियां और कितने ही कथाकार आपके सामने उपस्थित होंगे कि आप निबंध बहुत अच्छा कर सकेंगे। और जो बोनस है इसमें, बोनस है वो क्या है, वो है जो हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है। बोनस क्या है? जो हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है ये बोनस है। 300 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है तो आपकी मेंस की कॉपी चेक भी नहीं होगी। तो ये बोनस है। मतलब अगर मैं आपको नंबर में जोड़ूं तो 250 नंबर का ये है ना, 250 नंबर का इसको मान लीजिए, लगभग यहां पे 50 नंबर है, लगभग यहां पे 50 नंबर और लगभग यहां पे 100 नंबर। ठीक है, तो 250 प्लस 200 450 ये प्लस 300 ये जोड़ दीजिए, 750 नंबर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिटरेचर अकेले अपने हाथ में रखता है, अपार्ट फ्रॉम जो 500 नंबर है। ठीक है, तो अगर आप सबको जोड़ लें तो 1100 के आसपास नंबर क्रॉस हो जाता है इन टोटलिटी, मतलब क्वालिफाइंग और जो GS के पेपर्स होते हैं उनको जोड़ के। तो इससे बेहतर ऑप्शनल क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, तार्किकता तो यही कहती है। आगे बढ़ते हैं। UPSC हिंदी साहित्य 500 अंकों का मास्टर प्लान क्या है, किस प्रकार से हम 500 नंबर तक पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, 500 नंबर का हिंदी साहित्य का पेपर है, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जहां पे हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। पेपर 2 जहां पे मूल रचनाएं पढ़ते हैं, यानी कि पद्य और गद्य दोनों पार्ट में पढ़ते हैं। जो पेपर 1 है उसके भी 2 भाग हैं। जो खंड क है वहां पे हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है। देखिए, एकदम तथ्यात्मक मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि 5 प्रश्न करने होते हैं हर पेपर में, 5 में से 3 आपको किसी एक खंड से करने होते हैं। अगर 5 में से 3 आपने इस खंड से कर दिया, यानी कि 150 नंबर आपने इस खंड से कर दिए और आपने मेरी नोट से अगर पढ़ाई की हुई है ना, या चलिए अगर आप किसी और से भी नोट से पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो अब 150 में से अगर आपने 125 नंबर हिट कर लिया वहां पे ना, 125 आपने वहां पे हिट किया, मान के चलता हूं कि 100 नंबर में से लगभग अराउंड 40-50 के आसपास यहां पहुंच जाएंगे। 125 वहां पे, 50 यहां पे, 175 यहीं पे हो गया। यहां पे अगर आप 150 पे भी आ गए तो 325 टोटल पे पहुंच जाएंगे। ये क्या बताता है कि इससे बेहतर प्लान्ड ऑप्शनल हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पे क्या है, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि का इतिहास है, तथ्यात्मक है, गणित की तरह स्कोरिंग है। जो खंड ख है इसी का, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जहां पे हिंदी पद्य और हिंदी गद्य दोनों के इतिहास की बात करते हैं। जहां पे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उपन्यास का इतिहास, कहानी का इतिहास, है ना, सब चीज के, आलोचना का इतिहास, सबको पढ़ते हैं। और पढ़ते पढ़ते हम समाज को जानते हैं, भारत के विकास क्रम को समझते हैं, समाज को समझते हुए लोगों को समझते हैं। ये काम आपके ये जो
इतिहास पढ़ रहे हैं, समाज को पढ़ रहे हैं, ये जब आप अधिकारी बनेंगे तो भी आपके काम आएगा। प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें जो खंड क जहाँ पद्य है वहाँ पे 12 महान जो कवि हैं उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, जो खंड ख है वहाँ पे उपन्यास, नाटक, कहानियों, निबंधों को पढ़ते हैं। क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे बेहतर क्या हो जाएगा जो आपको समस्त नंबर दिला रहा है? तो क्या है कि जब आप पेपर 1 पढ़ते हैं तभी पेपर 2 आधा अपने आप तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पद्य और गद्य का इतिहास है इसके साथ साथ आप इनको और इनको भी तो पढ़ते जाते हैं। मैं तो इसके साथ ही पढ़ाता चलता हूं ताकि अलग अलग ना पढ़ना चाहिए, एक ही चीज है उसी को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो ये दोनों पेपर एक साथ ही पूरे हो जाते हैं, ये दोनों पेपर एक साथ ही कवर हो जाते हैं। तो क्या होता है, बस आपको आंख मूंद के दोहराते रहना होता है, बाकी सारा काम मैं खुद से कर दूंगा, है ना। तो ये हिंदी साहित्य के साथ सबसे खास बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पेपर 1 को देख लेते हैं जो भाषा विज्ञान और साहित्य का इतिहास है ना। क्या है कि खंड का स्कोरिंग मशीन क्यों है, अपभ्रंश, अवहट, अवधि, ब्रज भाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण की बात आती है ना। 100 पेजों के नोट से 150 अंकों का पेपर कवर होता है। मैंने तो जो नोट्स बनाए हैं, जिस प्रकार से आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाए, मतलब वो सिर्फ एक कहानी कथा की तरह आपको पलटते जाना है। इनफैक्ट ये फैक्चुअल पार्ट को भी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के तौर पे डिजाइन किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जब टेलीग्राम पे इसे अपलोड करूं तो सैंपल नोट्स भी अपलोड कर दूं। इनफैक्ट मेरे टेलीग्राम में पहले भी अपलोडेड होंगे, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं कि कहानी की तरह मैंने जो खंड क है उसको कवर किया हुआ है ना। खंड ख की बात करें तो आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को जब आप पढ़ते हैं तो आप जैसे आदिकाल की पढ़ रहे हैं तो आप खुसरो को पढ़, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाक्य धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आप सिद्ध साहित्य को पढ़ते हैं, नाथ साहित्य को पढ़ते हैं, आप हेमचंद को पढ़ते हैं, है ना। आप इस प्रकार से साहित्यकारों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल आता है, कबीर आते हैं, तुलसी आते हैं, सूर आते हैं, जायसी आते हैं, है ना, मीरा आती हैं, बहुत से कवि आते हैं। फिर आप आते हैं रीतिकाल में, वहां पे आप रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक आपको बिहारी मिलते हैं, वहीं पे आपको रत्नाकर मिलते हैं, वहीं पे आपको केशवदास मिलते हैं, है ना। फिर आप आते हैं आधुनिक काल में, जहां पे आके आप वर्तमान देश की जो परिस्थिति आप उसको समझते हैं। आप देखते हैं किस प्रकार से भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दिखाई। हिंदी भाषा की जो खड़ी बोली, जो मानक बोली है, उसमें कविताएं लिखी जाने लगी। फिर द्विवेदी युग आता है जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं कवियों से अनुशासन की बात करते हैं। फिर छायावाद आता है, प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, नई कविता आती है, और आप देश के इतिहास, देश के स्वतंत्रता के इतिहास के साथ में कविताओं को पढ़ते जाते हैं। यही तो है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता को आप पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक विषय नहीं है, ये दरअसल देश की दास्तान है, देश का इतिहास है ना। और नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं इसमें साथ में। चलिए आगे क्या है, पेपर 1 के कुछ प्रामाणिक स्रोत। तो अब जैसे कुछ किताबें हैं, देखो, एक तो मेरी नोट्स है, उसके अलावा क्या स्रोत हो सकते हैं। हरदेव बाहरी की किताब आप लिख सकते हैं, जो हिंदी भाषा वगैरह के इतिहास पे बात होती है। वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब ले सकते हैं, व्याकरण रचना वगैरह और आधुनिक हिंदी के बारे में बताया गया है। पर देखिए, बहुत ईमानदारी से कहूं तो इन किताबों को रख जरूर लीजिएगा, मेरी नोट से बाहर कुछ आएगा नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण है ना। बहुत मेहनत के साथ मेरे पिछले 12 से 15 वर्षों की मेहनत है वो नोट्स, तो उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। दूसरा, साहित्य के इतिहास में तो इग्नू की जो सामग्री है, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी जो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आप उसको देख सकते हैं। ये किताब मैं आपको इसका समरी भी प्रोवाइड करा दूंगा, मेरी नोट्स में सब अवेलेबल है, बट फिर भी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नावर सिंह द्वारा उन्होंने जो आधुनिक प्रवृत्ति के लिए किताब लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे ये आपके मार्क्स को थोड़ा सा और बेहतर कराने में अपना योगदान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 में वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। देखिए, सामान्य उत्तर 230 से 40, सामान्य, अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट तो भी आप 230 से 40 तक पहुंच सकते हैं, पर मेरा इशारा इधर की तरफ है। आपको टॉपर बनना है, कम से कम 280 तो क्रॉस करना है। बाकी थोड़े भी सिंसियर होंगे, मेहनत करेंगे तो आप 300 भी क्रॉस कर सकते हैं, 330 भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हरदेव बाहरी की किताब से नए उदाहरण खोजिए। मैंने अपनी नोट्स में ऑल्टरनेट रूप से कई उदाहरण जोड़े हुए हैं, आप उन उदाहरणों को पढ़िए और देखिए। 1-2 कोचिंग के नोट्स बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा PDF उनके बटते हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, पर बात क्या है कि सभी उसको पढ़ के दे रहे हैं। आपके पास कुछ नया क्या है, नई नोट्स क्या है,
उसके लिए जो मेरी नोट्स हैं आप उनको मेरे टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट ने पढ़ा आप उनसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसमें इनोवेशन मैंने किया हुआ है, बहुत से नए उदाहरण दिए हुए हैं, वो अपने आप में संपूर्ण है। एडिशनली आप हरदेव बहारी या कुछ आचार्य शुक्ल वगैरह की जो नई किताबें हैं, या सॉरी अनुदित किताबें हैं, कुछ उन किताबों पे काम कर सकते हैं, या नामवर सिंह जी से लेके, है ना, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जैसे लेके बहुत सारे साहित्यकारों की जो किताबें हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और तुलनात्मक अध्ययन हमेशा कीजिए कि साहित्य किस प्रकार से आगे बढ़ा। एक जिसे कहते हैं कि कालक्रम बनाते चलिए, क्लास में तो मैं कराता हूं, प्रैक्टिस के लिए भी आप उसको करते चलिए। बात करते हैं पेपर 2 के लिए। अब देखिए पेपर 2 में जो 12 महान कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। अब जैसे कबीरदास की कबीर ग्रंथावली, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, अज्ञे, इनफैक्ट इसमें यहाँ पे मैत्री शरण गुप्त जी भी हैं, है ना, गुप्त जी भी हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा को क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता है, उधर चिंता और श्रद्धा सर्ग है। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। तो जो उन्होंने युद्ध की जो आपदा होती है किस प्रकार से कई बार जरूरी हो जाती है, उन सब पर उन्होंने बात की है ना। अज्ञे की जो रचना जो है मतलब मुझे लगता है कि कुछ बहुत इस प्रकार की रचनाएं हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाती है ना। तो जब आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को पढ़ते हैं, है ना, और साथ में जब मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी के कुछ गूढ़ अर्थ पता चलते हैं कि शिक्षा और ज्ञान का दरअसल उसका मीनिंग क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। इसके अलावा गुप्त जी की भारत भारती, यहाँ पे नाम यहाँ पे आ गया है, बेसिकली जयशंकर प्रसाद से पहले आप पढ़ते हैं भारत भारती। मुझे ऐसा लगता है कि मैत्री शरण गुप्त जी कुछ उन महान कवियों से हैं में से एक हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के प्रतिमान को बहुत ऊंचा किया। द्विवेदी युग के साहित्यकार, द्विवेदी युग जी का गाइडेंस और डायरेक्शन, और गुप्त जी की अद्भुत लेखनी, जिसके कारण भारत भारती बड़ी स्पेशल किताब हो जाती है जो आपके सिलेबस में है ना। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स इसके सभी आपके पास उपस्थित हैं। बाकी जो पेपर 2 का खंड ख है, जहाँ पे जीवन और समाज का वास्तविक दर्पण यानी कि गद्य दिखता है, जहाँ पे उपन्यास हैं गोदान, मेला, अंचल, दिव्या, महाभोज। जहाँ पे अगर आप देखें तो नाटक हैं भारत दूत, दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का है। ये सब मैं क्लास में कराता भी हूँ, आपको कहानियां भी बताता हूँ, उससे जुड़ी समाज की कहानियां भी बताता हूँ, है ना। देखिए 4 उपन्यास यहाँ पे हैं, कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां हैं, एक दुनिया समान अंतर की कहानियां हैं, जो बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये सभी गद्य का सिलेबस है। इसके अलावा निबंध है, इसके अलावा निबंध भी हैं जो चिंतामणि भाग 1 है ना, इस प्रकार के निबंधों को भी हम देखते हैं। निबंध दरअसल बताते हैं कि जो हमारी लेखन कला है, लेखन कला के आयाम क्या होने चाहिए। फ्लो की बात करते हैं, है ना, मटेरियल की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। निबंध हमें एक ही बार में सब कुछ सिखा जाते हैं, है ना। तो निबंध का पार्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब पेपर 2, अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें, जो एक क्रिटिक की बात होती है तो क्या होती है। देखिए मूल रचनाएं क्या क्या हैं, तो सभी मूल किताबें खरीदिए, सामान्य पाठक की तरह आनंद के लिए पढ़िए। जैसे कहते हैं सिनेमा को हम देखते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था, भाव मजबूत होता है। मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। मैं कई बार गोदान पढ़ाते पढ़ाते भावुक हो जाता हूं, मेलाचर पढ़ाते पढ़ाते हंसने भी लगता हूं, नाराज भी हो जाता हूं, है ना। जब महाभोज पढ़ता हूं तो एक एंगर आ जाता है कि क्या हो रहा है समाज में। और वहीं पे जब मैं दिव्या को पढ़ता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं उस समय की किस समय से नारी की स्थिति ये रही है ना। तो इस प्रकार की चीजों को जब आप वीडियो के फॉर्म में देखते हैं तो थोड़ा सा भाव विवल भी होते हैं, भावों से जुड़ते भी, है ना। आलोचना की बात की जाए, गोल्डन रूल क्या है कि हर रचनाकार पे बहुत किताबें पढ़ने से बचिए। कबीर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास व बिहारी के लिए बलराम तिवारी, निराला पे डॉक्टर रामविलास शर्मा या दूधनाथ सिंह, और गद्य और उपन्यास की बात की जाए तो जो गोपाल राय की समीक्षाएं हैं, या अगर आप इन वन नोट सब चाहते हैं तो आप मेरी नोट्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको सिलेबस के जो कोर्स के साथ में मिलती हैं। उसमें मैंने इन सभी आलोचनाओं को समराइज वे में सबको बता दिया है, तो आपको सिर्फ उनको एक लाइन पढ़ के आप 10 चीजें लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने उसको गुम्फित किया है, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। तो ये एक नटशेल में मैंने आपको बताया कि आप फॉलो क्या कर सकते हैं। अगर आप नोट्स मेरी लेते हैं तो इन सब की जरूरत भी नहीं, पर हाँ अच्छी किताबें रखने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, फायदा ही आपका वहां पे होता जाएगा। चलिए अब वैल्यू एडिशन, स्टिकी नोट्स मैं करता था, आपके लिए बता रहा हूं। जो माइक्रो
नोट्स होते हैं, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी के अंदर ही आप स्टिकी नोट्स लगा लिए, या इवन गद्य में जैसे आप गोदान पढ़ रहे हैं, गोदान में आप लोग किसी पैराग्राफ में आपको लगे कुछ स्पेशल बात है, कुछ ऐसी चीजें जो अंडरलाइंड हैं और बहुत बेहतर हैं, समझानी जरूरी है, इनको हम अपने उत्तरों में प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज कर लीजिए वहां पे, है ना। तो आलोचकों के कथन को आप वहां पे हर कवि के लिए एक पन्ने पे विभिन्न आलोचकों जैसे शुक्ल जी नामवर के कोटेशन बना ले और उसी में जोड़ते जाएं। हम सब जोड़ते थे, मैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था स्टिकी नोट्स, आप इसका प्रयोग कीजिए, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, किताब में ही सब कुछ उपलब्ध हो जाता है ना। और एआई का स्मार्ट उपयोग करिए, दृष्टिकोण, है ना। समकालीन उदाहरणों के लिए आप चैट जीपीटी, देखिए मैं एक बात बता दूं कि यूं तो मैंने चैट जीपीटी यहाँ पे लिख दिया है कि उन स्टूडेंट्स के लिए, पर इससे बहुत बेहतर है एक ऐप है जिसे हम क्लॉड कहते हैं, क्लॉड एआई, CLAUDE, क्लॉड ऐप। उससे बेहतर एजुकेशनल पर्पज से कोई ऐप नहीं, आप उसका प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए इसमें चैट जीपीटी आ गया, पर आप क्लॉड का इस्तेमाल कीजिए। बट फिर भी मैं कहूंगा कि जब नोट्स ही आपके पास इतनी अच्छी उपलब्ध है तो एआई के पास जाना क्यों है। बट फिर भी अगर जाना हो तो यूज क्लॉड, उसके अलावा कोई एआई इस्तेमाल ना कीजिए, फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्तर लेखन का विज्ञान क्या होता है। देखिए जब भी हम एनाटॉमी की बात करते हैं फॉर अ परफेक्ट आंसर, तो किन किन चीजों का ध्यान देते हैं, थोड़ा उसकी बात करते हैं। जैसे रचना में क्या कहा गया है, संदेश क्या है, उसका क्या स्पेशल वर्जन आप निकाल सकते हैं, विशेष के रूप में किन बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं, वो यहां पे लिखिए। सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक यथार्थ क्या है, जिसे कहते हैं ना कि जब आपने पूरा भाव में डूब के पढ़ा होगा, समझा होगा, तो भाव में डूब के इसका उत्तर भी आप लिख सकेंगे, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, व्याख्या वाले प्रश्नों में जो प्रसंग हैं उन पे बात कीजिए, व्याख्या की बात कीजिए, है ना, विशेष की बात कीजिए, है ना, या शिल्प पक्ष की बात करते हैं, भाव पक्ष की बात करते हैं, सब मेंशन कीजिए। प्रासंगिकता लिखिए कि वर्तमान समय में वो कविता क्यों इंपॉर्टेंट है, वो टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिकता भी लिखी जानी जरूरी है ना। तो शिल्प पक्ष की कैसे कही गई है, भाषा, अलंकार, छंद, है ना, ये सबको वहां पे आप लिखिए। प्रतीक क्या है, शब्द शक्ति क्या है ना, इन सब को लिखेंगे तो उत्तर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लासेस में तो मैं हर टॉपिक के साथ ही इसको डिस्कस करता जाता हूं, PYQs कराता जाता हूं। अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करूंगा कि कुछ सैंपल क्लासेस भी अपलोड करा दूं ताकि आप उसको देख सकें वहां पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्तनी, देखिए मैं फिर से बता दूं कि वर्तनी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूंगा कि आपकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि डरना नहीं है ना, सुधारिए उसको। मेरी कक्षाएं किस लिए हैं, हम सब किस लिए हैं, वर्तनी को सुधारने के लिए। लोग ड, ढ़, ढ, ढ़, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, अनुस्वार, में, है, इन सब पे बहुत गलतियां करते हैं। क्लास दर क्लास मैं आपको सुधारता जाऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है वहां पे। तो हिंदी जैसे लिखी जानी है वैसी करने का प्रयास करें। यदि वाल्मीकि गलत लिखा है, जो लिखा है, अब जैसे एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं महत्व, लोग ऐसे लिखते हैं, लोग ऐसे महत्व लिखते हैं जो कि गलत है, इसमें आधा तो और आता है। अक्सर मैं देखता हूं मैं लिख के ऐसे लिख, मैं जब भी आएगा अनुस्वार के साथ में आएगा, है की गलती, है ना। अब लोग शहर लिखते हैं शहर को, है ना, उज्ज्वल लिखते हैं जबकि आधा जो और उसमें आएगा। वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि है, तो छोटा ही क में छोटा ही आती है। तो इस प्रकार की चीजों पे मैं काम भी कराता हूं। और अगर आप इसको सिर्फ अपने ज्ञान के लिए देख रहे हो तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करते चाहिए। अच्छे उपन्यासों को पढ़ेंगे ना तो आपके शब्द अच्छे होंगे आप, क्योंकि अच्छे उपन्यासों में अच्छी एडिटिंग हो रखी है। अच्छी एडिटिंग के कारण शब्द विन्यास उसमें बिल्कुल सही है, फ्लो भी पता चलता है, वर्तनी भी पता चलती है ना। तो केवल 200 से 250 सामान्य शब्द हैं जिनमें गलती होती है, सुधारने के लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास में आंसर राइटिंग कराता हूं, क्लास में इवोल्यूशन कराता हूं, आपको बताता चलूंगा ये गलतियां हैं, ये अच्छी बातें, इस उत्तर से, इस बच्चे की कॉपी से आप ये सीख सकते हैं, सब बताता जाता हूं, उसको देखते जाइएगा, ठीक है। दैनिक अभ्यास 3 घंटे का क्या करना है। देखिए डेली आंसर राइटिंग के लिए क्या कि शुरुआत में प्रतिदिन 2 प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिए जब आपके पास समय है। मॉडल उत्तर से अपनी तुलना करती जाइए, कैसे और बेहतर कर सकते हैं उसको, है ना। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा परीक्षण कीजिए। हर शनिवार को जो आपने जो पढ़े गए टॉपिक्स हैं उस पर फुल लेंथ टेस्ट करने का प्रयास कीजिए। आपको प्रश्न चाहिए, मैं आपको बहुत सारे प्रश्न दे दूंगा, प्रश्नों के सैंपल आंसर चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपकी रैंक आए, उसके लिए मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहूंगा, है ना। 3 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए ज्ञान एक चीज होती है, प्रेशर में उसको आंसर करना एक चीज होती है। तो प्रेशर में मॉक टेस्ट दीजिए, 3 घंटे के अंदर 250 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ये लगातार अपनी हैबिट में डाल लीजिए, प्रैक्टिस में डाल लीजिए। यही आपको सफलता दिलाएगा, यही आपको अल्टीमेटली आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिएगा कि मानसिकता और माध्यम के बारे में कुछ चीजें होती है, माइंडसेट के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है। जैसे देखिए कवि या शायर नहीं बनना है, PhD नहीं करनी है ना, आपको हर लाइन पे दोहे और श्लोक नहीं लिखने,
है ना। जहां जरूरी है वहां लिखिए, जहां पे आपको लगता है कि ऑर्नामेंटल वैल्यूज हो सकते हैं, अलंकार के रूप में जुड़ सकते हैं, वहां पे लिख दीजिए, है ना। तो आपका प्राथमिक लक्ष्य यूपीएससी परीक्षा पास करना है, 300 नंबर क्रॉस करना है, आईएएस बनना है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, ठीक है, इंडियन शायरी सर्विसेज में नहीं जाना है ना। अगला क्या है कि माध्यम का संकोच छोड़ दीजिए, हिंदी आपकी भाषा है, आपसे बेहतर खुद को हिंदी में कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, प्लीज उसका प्रयोग कीजिए वहां पे, है ना। सबसे शुद्ध, सबसे बेहतरीन ढंग से आप अभिव्यक्त करने का प्रयास कीजिए, स्वयं पे विश्वास कीजिए, स्वयं पे कॉन्फिडेंट बनिए रहिए, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी साहित्य से जो माध्यम से सर्वाधिक चयन हुए हैं, इस बात से खुद को मोटिवेट कीजिए कि आप भी वहां पे अपना चयन ले सकते हैं, आप भी वहां पे सेलेक्ट हो सकते हैं, नोबडी एल्स कैन बी देयर, कोई और नहीं हो सकता वहां पे, सिर्फ आप हो सकते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए, है ना, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हिंदी साहित्य के साथ अगर प्लान बी के लिए जाएं तो बहुत सारे हैं, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 35 से लेके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 40 से 45% सिलेबस सेम है, और 40 लगभग 30% का सिलेबस थोड़ा मिक्स एंड मैच है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो लगभग 70% का सिलेबस आपका इससे कवर हो जाता है ना। मीडिया जर्नलिज्म में आप आंसर लिखना, कोटेशन लिखना, सॉरी आर्टिकल्स लिखना, है ना, राइटिंग करना, शेडो राइटिंग करना आप इसे सीख सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी के रूप में मेरे खुद के हिंदी साहित्य के बैच से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो राजपत्रित अधिकारी बने, जो लेखनी में बहुत अच्छे थे, राजभाषा विभाग से लेकर अन्य विभागों मंत्रालयों में उन्होंने ज्वाइनिंग की। कंटेंट ऑफ पब्लिशिंग में आप जा सकते हैं, बहुत सारे आपके फायदे हैं, आजकल तो इसका दौर चला है, एआई के साथ आप अपनी स्किल को कहां तक पहुंचा सकते हैं आपको भी नहीं पता, द स्काई इज द लिमिट। तो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, हिंदी साहित्य के साथ खास बात क्या है कि वो आपको मल्टीपल ऑप्शन और भी देता है। ऐसा नहीं आप ऑप्शन, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहिए, पर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू, जहां से आप सीधे मनी अर्न कर सकते हैं, अपनी कदमों पे खड़े हो सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन है जिसको आप प्रयास कीजिए अच्छा करने का, ठीक है। आगे बढ़े तो फिर 120 दिन का मास्टर रोड मैप है, शुरुआत कीजिए, है ना, थोड़ा सा रुचि और लय विकसित कीजिए, गोदान पढ़िए, मैलांचल पढ़िए, है ना, भाषा खंड और इतिहास में जाइए, जो तकनीकी स्कोरिंग वाले पार्ट हैं उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से ये डेवलप हुई, है ना, कविताएं, आलोचनाओं पे काम कीजिए, कबीर, तुलसी, निराला, इन सब पे काम कीजिए, इन सब पे फोकस कीजिए, भाव पे काम कीजिए, शिल्प पे काम कीजिए, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, और विद इन द टाइम आंसर को पूरा करने का प्रयास कीजिए। यही आपको यहाँ पे अल्टीमेटली सफलता दिलाएगा। तो क्या है कि विजय पथ पे पहला कदम क्या है कि साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़िए, हिंदी साहित्य से जुड़िए, मैक्सिमम नंबर दिलाएगा। आपको पता है कि यूपीएससी चाहे हिंदी साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, किसी भी भाषा का साहित्य हो, बहुत नंबर देता है, तो जुड़ जाइए उससे, अच्छे नंबर मिलेंगे तो आईएएस बनेंगे, है ना। तो साहित्य एक ऐसा घर है जहां हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपका खुद से, आपके समाज से साक्षात्कार होगा अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ते हैं। बस आपको इतना बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है जो शुरू हो रहा है आदिकाल से, यानी कि जो पद्य साहित्य है उसका जो आदिकाल है, शुरुआती काल है, वहां से शुरू हो रहा है, और शुरू हो रहा है 18 अगस्त से। वैसे हर महीने हिंदी साहित्य का बैच आता है, पर ये जो बैच है ये 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं। अच्छा, मेरा कोड है विकास लाइव, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हिंदी साहित्य के इस बैच में। एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट भी छोड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे, या मेरे इंस्टाग्राम पे, या मेरे मेल आईडी पे यानी कि vikas.singh@studyIQ.com पे, कहीं पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से बताता चलूं कि जितने भी ऑप्शनल हैं उसमें सबसे छोटा और ऐसा ऑप्शनल जो आपको जो जीएस की थकान होती है उसे दूर ले जाता है, जो इस बात को इंश्योर कराता है कि स्टूडेंट जब इस ऑप्शन को पढ़ेगा तो अपनी थकान भी दूर करेगा और अपने आईएएस बनने के सपने को और ज्यादा साकार करेगा। कोई कंफ्यूजन है आप मुझे मेरी मेल आईडी पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे जरूर मैसेज करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटकना नहीं है। शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।